आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एरर एंड अनसर्टेनिटी। आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसका कंटेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद काजेज ऑफ एरर्स कौन कौन से हैं, मतलब किन वजूहात की वजह से एरर अक्कर कर सकता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ये तीन चीज़ें एरर में काम होंगे। उसके बाद अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी क्या होती है, काजेज ऑफ अनसर्टेनिटी कौन से हैं और टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी कौन सी है। तो इस तरह हमारा ये अनसर्टेनिटी का टॉपिक कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं एरर से। सबसे पहले देखते हैं कि एरर की डेफिनेशन क्या है। एरर की डेफिनेशन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, एंड measured वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन हमने परचेज किया, इसके साथ इसका कैटलॉग भी मिलता है जो बुक होती है। उस कैटलॉग के अंदर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ लिखी हुई है, मेंशन। मोबाइल फोन की लेंथ और ब्रेड्थ उस कैटलॉग के अंदर उसकी मेंशन है। तो जो उस कैटलॉग के अंदर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मेंशन है, इसको हम कहेंगे ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू। अब हम उसी मोबाइल फोन को स्केल के साथ या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी लेंथ और विड्थ मेजर करते हैं, तो जो चीज हम मेजर करते हैं इसको कहेंगे मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो उस हैंडबुक या कैटलॉग के अंदर मेंशन होती है, मेजर्ड वैल्यू जो हम खुद से मेजर करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस आएगा इसको एरर कहेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको एरर कहते हैं। अब क्या ये एरर खत्म हो सकता है? तो याद रखना है हमेशा कि एरर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एरर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, या हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो रीडिंग है या जो हमारी मेजरमेंट है वो 100% ट्रू या 100% एक्चुअल। हमेशा जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा। एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन एरर को कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रखनी है। एरर रिड्यूस हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है, जीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो काजेस कौन से होंगे एरर्स के, कि एरर किस वजह से अक्कर कर सकता है किसी भी रीडिंग के अंदर। पहला जो रीजन है काजेस का वो होता है नेग्लिजेंस और
inexperienced person। अब इसका मतलब क्या है? नेग्लिजेंस कहते हैं कोताही को। मतलब जब कोई भी इंसान कोई मेजरमेंट ले रहा है तो मेजरमेंट लेते हुए, कोई लेंथ है, ब्रेड्थ है, मेजरमेंट लेते हुए वो टेक केयर नहीं कर रहा, वो कोताही कर रहा है मेजरमेंट लेते हुए, तो उसको कहेंगे नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन। और नेग्लिजेंस की वजह से एरर आ सकता है। दूसरी चीज़ है इनएक्सपीरियंस पर्सन। मतलब आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराने के लिए किसी ऐसे पर्सन को कह दिया जिसका उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है उसको इंस्ट्रूमेंट यूज करना ही नहीं आएंगे, तो फिर जो रीडिंग है उसके अंदर एरर आएगा। दूसरी चीज है इसके अंदर फॉल्टी ऑपरेटर्स, कि जो पर्सन है वो तो एक्सपीरियंस्ड है, पर्सन एक्सपीरियंस्ड है और वो नेग्लिजेंस भी शो नहीं कर रहा, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट पे पहुंचे तो क्या हुआ? फॉल्टी ऑपरेटर्स। हो सकता है उस पर्सन को जो ऑपरेटर्स प्रोवाइड किया गया वो फॉल्टी है, उसके अंदर कोई एरर हो सकता है, तो इस एरर की वजह से भी रीडिंग रॉन्ग आ सकती है। जैसे आपने 9th-10th में एरर्स पढ़े हुए, जीरो एरर स्क्रू के जो वर्नियर कैलिपर के अंदर आता है, तो इस एरर की वजह से भी रीडिंग इनकरेक्ट हो सकती है, तो फॉल्टी ऑपरेटर्स सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन जो है वो है रॉन्ग मेथड या टेक्निक। अब रॉन्ग मेथड या टेक्निक का क्या मतलब हुआ? पर्सन है एक्सपीरियंस्ड है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ऑपरेटर्स जो उसको प्रोवाइड किया गया है वो भी फॉल्टी नहीं है, फर्ज करें, ये भी हो गया क्लियर। लेकिन अब वो जो पर्सन है वो गलती से कोई ऐसा मेथड यूज करता है मेजरमेंट लेने का जिसकी वजह से मेजरमेंट वो रॉन्ग लेता है। कोई मेजरमेंट कर रहा है, लेंथ मेजर कर रहा है और वो गलती से लेंथ को 0 से स्टार्ट नहीं करता, 1 या 2 या 3 या 4 से स्टार्ट करता है स्केल यूज करते हुए, तो ये रॉन्ग मेथड यूज कर रहा है, तो उस वजह से भी एरर आ सकता है। तो ये तीन काजेज हैं एरर्स के: नेग्लिजेंस ऑफ इनएक्सपीरियंस पर्सन, फॉल्टी ऑपरेटर्स और रॉन्ग मेथड और टेक्निक। तो ये कॉजेज जो है ये इसके अंदर है। उसके बाद तीसरी चीज है टाइप्स ऑफ एरर। एरर की कौन कौन सी टाइप्स हैं? टाइप्स एरर की अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसकी टोटल 2 टाइप्स हैं। कुछ बुक्स में इसकी 3 टाइप्स भी लिखी हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है रैंडम एरर और दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। ये 2 टाइप्स इसके अंदर आती हैं। कुछ बुक्स में थर्ड टाइप पर्सनल एरर भी लिखी होती है, और पर्सनल एरर कौन सी होगी? जो इसका फर्स्ट क्लास था, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस पर्सन, तो वो पर्सनल एरर होता है। हमने देखना है कि रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं रैंडम एरर से। रैंडम एरर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो रैंडम एरर डिफरेंट वैल्यूज देता है सेम ऑपरेटर्स या सेम क्वांटिटी की अंडर सेम कंडीशंस। तो हम ये लिख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज या मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी अंडर सेम कंडीशंस या सिमिलर कंडीशंस। अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी करके लिखा है।
वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हो वो सेम होगी, एक ही क्वांटिटी होगी, या एक ही कोई एक्सपेरिमेंट होगा जो आप परफॉर्म कर रहे होंगे, और कंडीशंस भी सेम रहेंगी। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का सिंपल पेंडुलम का। अब टाइम पीरियड आप फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करते हो और आंसर आता है 1.2 सेकेंड। सेकेंड टाइम वही टाइम पीरियड दोबारा उसी ऑपरेटर्स के साथ उतना ही मैथ्स लगाकर दोबारा से कैलकुलेट करते हो और आपका आंसर आता है 1.3 सेकेंड। थर्ड टाइम दोबारा परफॉर्म करते हो और आपका आंसर आता है 1.4 सेकेंड। अब टाइम पीरियड की 3 डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं सेम क्वांटिटी की या सेम ऑपरेटर्स की या सेम इंस्ट्रूमेंट की या सेम एक्सपेरिमेंट की जो आप परफॉर्म कर रहे हो। सेम एक्सपेरिमेंट था, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे सिंपल पेंडुलम का, और कंडीशंस भी सेम है कि एक ही लैब के अंदर आप बैठकर ये परफॉर्म कर रहे हो। तो ये 3 डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। तो ये है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर की काजेस क्या हो सकती हैं, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से रैंडम एरर अक्कर कर सकता है, काजेस क्या होंगी इसकी। तो इसके अंदर ज्यादातर जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी ऐसे रीजन की वजह से भी हो जो हमें ना पता हो। तो हम ज्यादातर इसके काजेस में ये मेंशन करते हैं कि दिस इज ड्यू टू सम अननोन रीजंस। ये अननोन रीजंस की वजह से होता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन भी हो सकती है, ह्यूमिडिटी की वेरिएशन भी हो सकती है, हो सकता है आप जहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे विंड की स्पीड भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से रीडिंग में थोड़ा बहुत एरर आता है, रीडिंग में थोड़ी बहुत फर्क आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू अननोन रीजंस। तो काजेस में हमने लिख दिया दिस इज ड्यू टू अननोन रीजंस। अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, रैंडम एरर को हमने करेक्ट कैसे करना है, हाउ टू रिड्यूस, क्योंकि हम इसको बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते, हाउ टू रिड्यूस या मिनिमाइज रैंडम एरर। रैंडम एरर को रिड्यूस या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब इसको रिड्यूस या मिनिमाइज करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा था कि टाइम पीरियड की वैल्यू आ सकती है 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.4 सेकेंड, ये डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। अब इसको रिड्यूस करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे कि जो आपने रीडिंग्स ली हैं, जो आपने सेवरल रीडिंग ली हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिखी हैं, आप 5, 10, 15, 20 जितनी भी वैल्यूज आप लोगे, आपने उसका क्या लेना है, एवरेज। टेक एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, जो आपने वैल्यूज मेजर की हैं उनका एवरेज लेंगे। मतलब अगर हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं तो हम यूँ लिखेंगे कि जो टाइम पीरियड है हमारा वो आएगा 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय 1.3, ठीक से करते। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसमें रैंडम एरर क्या होगा, रिड्यूस या मिनिमाइज होगा। तो उम्मीद है आपको ये रैंडम एरर समझ आ गया होगा। इसके बाद सेकंड है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर नाम से जाहिर है ये स्टार्ट हो रहा है सिस्टम से या ऑपरेटर्स से। अब सिस्टम या ऑपरेटर्स के अंदर जो एरर आता है उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन तो प्रॉपर बुक में आपने देख ली है, मैं जस्ट समझाने के लिए
सिस्टमैटिक एरर के अंदर आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि इट प्रोवाइड कंसिस्टेंट डिफरेंस फॉर ऑल मेजरमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, या कंसिस्टेंट या सेम डिफरेंस, कि आप चाहे जिस भी चीज की मेजरमेंट लो, जिस ऑपरेटर से आप इसकी मेजरमेंट ले रहे हो, अगर वो ऑपरेटर्स के अंदर एरर है तो जितना भी एरर है हर मेजरमेंट के अंदर वो सेम एरर डालेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चेयर की हाइट मालूम करता हूं और उसकी हाइट फॉर एग्जांपल आती है 15 सेंटीमीटर लेट्स से, और हमें ये पता है कि इस ऑपरेटर्स के अंदर एरर है और एरर 1 सेंटीमीटर का है। लेट्स सपोज इसके अंदर एरर 1 सेंटीमीटर का है, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी होनी चाहिए थी 16 सेंटीमीटर और आ रही है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये हमने मेजर की और एक्चुअल ये थी। अब हमने ये देखा कि 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है एक मेजरमेंट के अंदर। ये हमने मेजरमेंट ली थी चेयर की और इसमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसी से मैं टेबल की हाइट मालूम करूं और टेबल की हाइट ये फाइंड करके दे मुझे 30 सेंटीमीटर, तो हम ये कह देंगे कि एक्चुअल में इसकी मेजरमेंट कितनी है 31 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस वो चेयर की मेजरमेंट में दे रहा है तो 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस वो टेबल की मेजरमेंट में भी देगा और 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस वो बाकी मेजरमेंट्स में भी देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस जो है वो सेम रखता है, सेम डिफरेंस रखता है चाहे आप जितनी भी मेजरमेंट्स इससे ले लो। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद चलते हैं इसके काजेस पे कि सिस्टमैटिक एरर के क्या काजेस हो सकते हैं, किन वजह से सिस्टमैटिक एरर अक्कर कर सकता है। अब जो रैंडम एरर था वो अननोन रीजंस की वजह से था। रैंडम एरर इज ड्यू टू सम अननोन रीजंस, लेकिन सिस्टमैटिक एरर के अंदर रीजंस होते हैं। जो सबसे बड़ा रीजन है, जो पहला रीजन इसके अंदर आता है वो आता है जीरो एरर का, और इस बारे में आप जानते हैं जीरो एरर आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर 9th क्लास में पढ़ा था और स्क्रू गेज के अंदर। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अंदर थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं, जीरो एरर तब अक्कर करता है जब वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में अलाइन ना हो, तो जो एरर अक्कर करता है वो जीरो एरर होता है। इसकी फिर दो टाइप्स होती थी, एक होता था पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता था नेगेटिव जीरो एरर। तो एक मेन काज जो है एरर की, सिस्टमैटिक एरर की, वो है जीरो एरर। नंबर 2, पुअर कैलिब्रेशन। पुअर कैलिब्रेशन ये सेकंड रीजन है। अब पुअर कैलिब्रेशन क्या होती है कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मार्किंग जो है वो सही तरीके से नहीं हुई, वो सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं हुआ, तो फिर जो एरर आएगा उसको कहेंगे पुअर कैलिब्रेशन की वजह से एरर। थर्ड जो है वो है इनकरेक्ट मार्किंग। अब जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है उसके ऊपर जो पॉइंट्स वगैरह मेंशन है वो इनकरेक्ट है, वो सही नहीं मेंशन हुए, या उससे आप कोई मेजरमेंट लेते हो और आप जो पॉइंट्स लगाते हो, निशान लगाते हो मेजरमेंट्स के, वो आप निशान से ही नहीं लगाते, इनकरेक्ट लगाते हो, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से एरर होगा। तो ये हैं 3 काजेस सिस्टमैटिक एरर के। अब इनको सही कैसे किया जा सकता है या इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू मिनिमाइज सिस्टमैटिक एरर। मिनिमाइज करने के लिए
सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज करने के लिए आपने करेक्शन फैक्टर का मेथड है ये अप्लाई करना है। अभी करेक्शन फैक्टर का क्या मेथड है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वर्नियर कैलिपर से एक मेजरमेंट ली और आपके पास कुछ भी मेजरमेंट आ गई, फॉर एग्जांपल 1.25 ये मेजरमेंट आई है वर्नियर कैलिपर से। अब जिस भी ऑपरेटर से आप मेजरमेंट ले रहे हो उसी तरह का एक और ऑपरेटर जिसका आपको पता हो कि वो करेक्ट है, जिसका आपको पता हो कि वो करेक्ट है, वो आपके पास होना चाहिए। आपने एक मेजरमेंट ली जो कि आई 1.25। अब आप इसी चीज की मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट करोगे जो आपको वेल नोन है कि ये ऑपरेटर्स करेक्ट है। अब इससे आपने इसकी मेजरमेंट ली और आया 1.26 फॉर एग्जांपल। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया। जब आपने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना डिफरेंस आया, 0.0। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट आपने ली है वो 0.01 मेजरमेंट एक्चुअल से कम है। अब ये हो गया करेक्शन फैक्टर। अब आपने जब भी न्यू मेजरमेंट लेनी है उसमें ये वाला फैक्टर ऐड कर लेना है। इस ऑपरेटर से आपने एक और मेजरमेंट ली इसी से, जैसे 1.25 आया था, एक और किसी और चीज की मेजरमेंट ली और आपके पास आया 1.38। करेक्शन फैक्टर कितना रखा हमने, या कितना आया था 0.01, तो 1.38 मेजरमेंट नहीं होगी बल्कि आप इसके अंदर ऐड कर दोगे करेक्शन फैक्टर 0.01, तो आंसर आएगा 1.39। तो ये करेक्ट वैल्यू होगी। ये करेक्शन फैक्टर ऐड भी हो सकता है, ये करेक्शन फैक्टर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। यहां पे 1.25 वैल्यू थी और एक्चुअल 1.26 थी, इसलिए करेक्शन फैक्टर हमने ऐड किया। अगर यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 1.24 होती तो फिर हमारे पास जो एरर है वो 0.01 माइनस में करेक्शन फैक्टर आता, ये पॉजिटिव में था। ये हमने ऐड किया और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर अगर वैल्यू हमारे पास 1.38 होती तो अब हम लिखते हैं 1.38 माइनस 0.01 तो हो जाता 1.37। तो करेक्शन फैक्टर प्लस माइनस होता है कि करेक्शन फैक्टर ऐड भी कर सकते हैं और करेक्शन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो हमें एक्चुअल वैल्यू बताएगी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, कि क्या तरीका है इसको मिनिमाइज करने का। तो मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि हमने कंपेयर किया मेजरमेंट्स ऑफ ऑपरेटर्स with the measurement of actual या correct operators। यहां पे गिवन ऑपरेटर्स लिख देते हैं कि कंपेयर द मेजरमेंट ऑफ गिवन ऑपरेटर्स विद द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल या करेक्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, कि आपने मेजरमेंट को कंपेयर करना है गिवन ऑपरेटर्स की मेजरमेंट को करेक्ट या एक्चुअल ऑपरेटर्स की मेजरमेंट के साथ कंपेयर करना है एंड देन अप्लाई एंड देन फाइंड या अप्लाई देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट्स। और फिर आपने जो मेजरमेंट्स के अंदर डिफरेंस आएगा उसको आपने कैलकुलेट कर लेना कि वो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो जो प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे उसको कहते हैं करेक्शन फैक्टर। तो ये सिस्टमैटिक एरर हो गया कवर। यहां पे आपका एरर का टॉपिक हो गया कवर। एरर क्या होता है, कॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अनसर्टेनिटी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बेसिकली डाउट को कहते हैं। डाउट या शक, इसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? अनसर्टेनिटी इज द range of measured values in which actual or real value lies। ये रेंज होती है मेजर्ड वैल्यूज की, मतलब इसमें कोई आप रेंज प्रोवाइड करते हो वैल्यूज की जिसके अंदर कोई एक्चुअल वैल्यू आती हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जिसकी मेजरमेंट है 1.56, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है जो कि ये लिखी एक्चुअल और रियल वैल्यू। अब जो अनसर्टेनिटी है वो क्या प्रोवाइड करेगी? एक रेंज प्रोवाइड करेगी जिसके अंदर ये वाली वैल्यू आती होगी। तो हम लिख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी के लिहाज से हम लिख सकते हैं कि 1.5 से 1.6, क्योंकि इसके दरमियान में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 1.5 से ये बड़ी है, 1.6 से ये छोटी है, तो 1.5 और 1.6 ये एक रेंज हमने प्रोवाइड कर ली। अब इस रेंज को लिखने का तरीका क्या होता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.55 प्लस माइनस 0.05। अब ये चीज आपने समझनी है। इस का मतलब क्या है? इस जो वैल्यू लिखी है इसका मतलब क्या है कि 1.55 प्लस 0.05p है और 1.55 माइनस 0.05p है। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.55 प्लस 0.05, तो आंसर क्या आएगा? 1.6। तो इसका मतलब है कि 1.6 है, और अगर हम इसको माइनस करें 1.55 माइनस 0.05 तो 1.5। तो 1.5 से लेकर 1.6 तक की जो रेंज है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये वैल्यू है और ये इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। तो उम्मीद है अनसर्टेनिटी आपको समझ आ गई होगी। अनसर्टेनिटी एक रेंज होती है जो कि मेजर्ड वैल्यूज की रेंज होती है, और इन मेजर्ड वैल्यूज की जो रेंज है उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू कहीं पे लाई करती है। जैसे 1.56 एक्चुअल वैल्यू है तो ये इस रेंज के अंदर आ सकती है। इसको लिखने का तरीका प्लस माइनस करके हम अनसर्टेनिटी को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आप अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर सकते हैं? अनसर्टेनिटी भी कभी ख़त्म नहीं होती। तो याद रखना है, जैसे एरर कभी ख़त्म नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, अनसर्टेनिटी विल नेवर बी ज़ीरो। अनसर्टेनिटी भी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अनसर्टेनिटी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती? इसका रीज़न ये है कि अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा अनसर्टेनिटी भी आपके पास कम होती जाएगी। तो लीस्ट काउंट चूंकि कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लीस्ट काउंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए अनसर्टेनिटी भी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अनसर्टेनिटी लिंक करती है किस चीज़ के साथ? लीस्ट काउंट के साथ। और लीस्ट काउंट चूंकि कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसलिए अनसर्टेनिटी भी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि काजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के काजेज क्या हैं? काजेज में पहली जो चीज़ है वो है
लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो कुछ हद तक लिमिटेड है। जैसे आप स्केल यूज करते हो तो वो मिलीमीटर तक मेजरमेंट आपको दे सकता है, मिलीमीटर से नीचे जाएंगे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, तो वहाँ पे वो कोई मेजरमेंट अच्छी नहीं देता, वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी उसके अंदर। इसी तरह वर्नियर कैलिपर, उसका भी लीस्ट काउंट है, फिर स्क्रू गेज का भी लीस्ट काउंट है। तो जहाँ पे भी आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे वो कुछ हद तक लिमिटेड होगा, उस खास लिमिट के बाद वो अच्छी मेजरमेंट प्रोवाइड नहीं करता। तो पहला रीज़न हो गया लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दूसरा रीज़न इसके अंदर आ सकता है कुछ नेचुरल वेरिएशंस की वजह से। नेचुरल वेरिएशंस ऑन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी आपने मेजरमेंट ली, नेचुरल वेरिएशंस की वजह से उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट चेंज हो गई, तो नेचुरल वेरिएशंस भी इसके ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये दो काजेज हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी अकर करती है। उसके बाद तीसरी चीज है टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो टाइप्स के अंदर हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी में जो सबसे पहली टाइप है वो है अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर, ये चीज याद रखिए। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेजरमेंट लिखी थी प्लस माइनस करके, तो उसके आगे जो मेजरमेंट लिखी थी वो अब्सोल्यूट होती है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1.55 प्लस माइनस 0.05, तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसको आप कहोगे अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दूसरी चीज होती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये होती है कि आप इस अनसर्टेनिटी को, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको डिवाइड करते हो मेजरमेंट के साथ और मल्टीप्लाई करते हो 100%। जैसे अगर यहाँ से मैं इसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो तो मैं लिखूंगा 0.05 डिवाइडेड बाय 1.55 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ से ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलेगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी is the ratio of absolute uncertainty to the measured value multiplied by 100%। तो यहाँ से आपकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलती है। तो टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में भी देखेंगे, जहाँ पे हम अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यूज की बात करेंगे कि मेजर्ड वैल्यूज, दो वैल्यूज ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, या पावर हो या टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हो, तो उसके अंदर आप अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, एरर और अनसर्टेनिटी वाला। तो एरर के अंदर हमने एरर पढ़ा, काजेस ऑफ एरर पढ़े, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ी। उसके बाद अनसर्टेनिटी, काजेस ऑफ अनसर्टेनिटी और टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर जो अनसर्टेनिटी और एरर से रिलेटेड है और उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच।